जवान बहू की करतूत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है मायके से पिता का दिया हुआ तोहफा टूटने पर गुस्से में आकर एक बहू ने अपनी सास को इतना मारा कि उनकी हड्डियां तोड़ दी। फिर अचानक से घर आई ननद ने भी सिखाई अपनी भाभी को ऐसा तगड़ा सबक कि उसके होश ठिकाने आ गए। एक बुजुर्ग औरत बेहोशी की हालत में अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा है इस बात का कोई आभास ही नहीं था, क्योंकि वो तो जब से अस्पताल में लाई गई तब से लेकर अब तक बेसुध ही लेटी हुई थी। और उनके वार्ड के बाहर एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसके साथ में एक लड़का भी था जो उसे संभाल रहा था। दरअसल उस लड़की का नाम काजल था और जो अंदर बेड पर लेटी हुई थी वो बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि काजल की माँ थी। और जो लड़का काजल को शांत करा रहा था वो काजल का पति था। और काजल की माँ की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिसके कारण खुद वो संभाल नहीं पा रही थी और अभी तक यह भी नहीं समझ पा रही थी कि अचानक उनकी माँ को ऐसा क्या हो गया। 3 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रहने के बाद काजल की माँ अनुराधा जी को वार्ड में शिफ्ट किया गया। काजल और उसका पति वार्ड के ही बाहर बैठे हुए थे कि तभी अंदर से अनुराधा जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बार बार वो बस यही बात कर रही थी। और क्योंकि वो शांत नहीं लेट रही थी इसलिए डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और वो फिर से बेहोश हो गई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने काजल को बताया कि आपकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। इस उम्र में इन्हें इतनी चोट लगी कैसे और इन्हें किसने इतनी बुरी तरह से मारा है। यह सब सुनकर काजल भी चौंक गई और बोली, क्या आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? किसी ने माँ को मारा है? डॉक्टर बोले, हाँ, और आपकी माँ को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है, क्योंकि उनके पैर की हड्डी तोड़ 2 जगह से बिल्कुल टूट गई थी और इस उम्र में दवाइयों से वो ठीक कर पाना असंभव था, जिसके लिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। काजल और उसका पति नितिन दोनों यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि इस उम्र में अनुराधा जी को किसी ने इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी हड्डियां तक टूट गई। लेकिन इतनी बूढ़ी औरत को आखिर कोई क्यों पीटेगा, और वो भी इतनी बुरी तरह से? इस बुजुर्ग महिला की भला किसी से क्या दुश्मनी थी, जानने के लिए कुछ समय पहले चलती है। अनुराधा जी अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। अनुराधा जी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी को काफ़ी समय पहले कर दी थी, फिर अभी 1 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी कर दी। इसके बाद एक हादसे में उनके पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद अनुराधा जी का और कोई सहारा नहीं था, तो वो अपने बेटे और बहू के साथ ही रहा करती थी। वो भी सभी माँ की तरह अपने बेटे और बहू को बहुत प्यार करती थी और हमेशा ही यह सोचती कि अपनी बेटी और अपनी बहू में कभी कोई फर्क न करे। लेकिन उनकी बहू का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। अनुराधा जी रोज घर का सारा काम किया करती थी, लेकिन आज अनुराधा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत तो उनकी 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रही थी, पर फिर भी बेचारी जैसे तैसे घर का काम निपटा दिया करती थी। लेकिन आज उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी और उसने उठा भी नहीं जा रहा था। तो उन्होंने अपनी बहू को अपने घर का कोई काम नहीं किया। जब वो उठी तो उन्हें खाट में लेटे लेटे ही भी चक्कर आ रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ देकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लगातार दवाई दे दी ताकि मैं उठकर घर का कुछ काम देख सकूं। बेटे ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि दवाई का सुना ही नहीं। इधर उनकी बहू, जब उसने अनुराधा जी को अभी तक बिस्तर में पड़े हुए देखा तो वो किसी घायल शेर की तरह उन पे दहाड़ते हुए आई और बोली, महारानी अभी तक खाट में पड़ी है। तेरे कमरे में घड़ी लगी हुई है ना, फिर भी तुझे टाइम नहीं दिखता क्या? यह कोई टाइम है अभी तक सोने का? हे भगवान, जैसे जाने कैसी सांस मिली है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता इसका। जब देखो तब बहाने बनाकर पड़ी रहना चाहती है। अरे अगर तू यह खाट में पड़ी रहेगी तो यह सब घर का काम कोई
भूत प्रेत आकर करेंगे। घर के काम करने के नाम पे तो तुझे मौत आती है, और अगर अपनी बेटी के ससुराल जाने की बात आ जाए तो तू बिल्कुल ठीक हो जाती है और फटाफट अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। तू बिल्कुल ठीक हो जाती है तब, लेकिन मैं तुझे ज़रा सा काम करने के लिए क्या कह दूँ, तू तो बिल्कुल ही मर जाती है। तेरा यह सब ड्रामा मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। चल अब उठ और घर का काम निपटा। अनुराधा जी ने बहू से कहा, बहू तू ऐसा क्यों सोचती है? मैंने तुझ में और काजल में कभी कोई फर्क नहीं किया। जैसे काजल मेरी बेटी है वैसे ही मैंने तुझे भी अपनी बेटी ही तरह माना है, लेकिन मेरी काजल मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती जैसा तू मेरे साथ करती है। फिर भी मैं हमेशा ही यह कोशिश करती हूँ कि तुझे मेरी वजह से कोई परेशानी न हो, लेकिन तुझे कभी मेरी कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। तुझे यकीन नहीं आता तो मेरा माथा छूकर देख ले कि मुझे कितना तेज बुखार है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कब का उठ कर यह सब काम निपटा देती। इतनी पे अनुराधा जी की बहू रोहिणी बोली, हाँ ज़्यादा लेक्चर मत दे, बड़ी बीमार है तू। उनका माथा छूते ही बोली, अरे इतना तो शरीर का तापमान वैसे भी रहता ही है, पर तुझे तो बहाने चाहिए। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है क्या खड़े होकर मुझे तुझे समझाती रहूं, और फिर बहुत काम है, जाकर किचन का काम देख ले। अभी घर में साफ सफाई भी नहीं हुई है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज तेरी वजह से बच्चे भूखे ही जाएंगे। तब तक मैं आओ तब तक घर का काम निपटा देना। इतना कहती हुई रोहिणी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गई और अनुराधा जी जिनके उठने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन घर में काम भी फैला पड़ा था जिसके करना चाहते हुए भी वो हिम्मत करके उठी और घर का काम निपटाने लगी। जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने घर का किचन का खाने पीने का काम निपटाया, पर जब वो साफ सफाई कर रही थी तो उन्हें चक्कर आ गया, जिससे वहाँ रखा हुआ एक वॉश टूट गया और अनुराधा जी वहीं बेहोश हो गिर पड़ी और वहीं गिरी पड़ी रही, क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई था भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आई तो उसने आकर देखा कि उसकी सास चौक में बेहोश पड़ी हुई है और कांच का वो वॉश जो उसके पिता उसके लिए विदेश से लेकर आए थे वो वहीं टूटा पड़ा है। उसे देखते ही रोहिणी तिलमिला गई और वहाँ रखा हुआ जग, पानी भरा हुआ जग अपनी सास के मुंह पे उड़ेल दिया। बेचारे पहले से ही बीमार थे और अब बहू ने जैसे उनके मुंह पे पानी उड़ेला तो वो होश में आई। जैसे वो हाथ बढ़ाती हुई उठने लगी कि उनकी बहू ने एक जोरदार तमाचा उनके गाल पे जड़ दिया और बोली, इतना महंगा वॉच तोड़ दिया, इसके पैसे क्या तेरा बाप देगा या तेरा मरा हुआ पति आसमान से पैसे बरसाएगा? पैसे पेड़ पे नहीं होते, तुझे पता भी है इसकी कीमत। अगर मैं तेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा भी बेच दूँ तो भी यह वॉच नहीं खरीद सकती, और तूने इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया। तुझे पता भी है मेरे पापा मेरे लिए कितने प्यार से यह तोहफा लेकर आए थे। मैंने इसे कितने दिनों से संभाल कर रखा था, लेकिन तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। इतना कहते हुए उसने जैसे ही अपनी सास को एक और थप्पड़ मारना चाहा वैसे ही अपनी बहू का उन्होंने हाथ पकड़ लिया और बोले, बहू मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तूने मुझे घर का काम करने के लिए कहा ही क्यों? जब मैं अपना शरीर नहीं संभाल पा रही तो मैं तेरे सामान को कैसे संभालती? तुझे अपने पिता के लाए हुए इस कांच के बर्तन की इतनी परवाह थी, लेकिन तूने एक बार भी मेरे माथे से निकलते हुए खून को देखकर मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। तुझे तो बस अपने गिफ्ट की परी है। कितनी निर्दयी और स्वार्थी है तो आज तक मैं बस यही सोचती रही कि शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई है जो तुझे मैं अपनी बेटी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि तुम जैसी औरत के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तब भी तू मेरी बेटी नहीं बन सकती। तू इतनी स्वार्थी है कि तुझे अपने अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। और खबरदार, जो आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो आज पहली बार आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रही हूँ। आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हिम्मत करके अनुराधा जी ने अपनी सारी बातें अपनी बहू रोहिणी को सुना दी, लेकिन रोहिणी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। अपनी सास की बातें सुनकर तो वह और ज़्यादा तिलमिला गई और अपना हाथ झटक कर अपनी सास से हाथ छुड़ाते हुए बोली, अच्छा
अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी तू? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? बहुत पंख निकल आए हैं तेरे, कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है बुढ़िया आजकल। आज देख मैं तेरा क्या हाल बनाती हूँ। तू मुझसे मरने की भीख मांगेगी पर मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगी। इतना कहकर घर में रखा हुआ लोहे का वाइपर उठाया और अपनी सास को पीटना शुरू कर दिया। वाइपर के डंडे से वो अपनी सास को पीटने लगी। बेचारी अनुराधा जी अपनी बहू का हाथ तो उन्होंने हिम्मत करके पकड़ लिया, पर उनके पूरे शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह इस लोहे के डंडे का सामना कर पाते। रोहिणी उन्हें पीटती रही और जब वो निढाल होकर गिर पड़ी गई तब जाकर रोहिणी को सुकून मिला और अपनी सास की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, आज के बाद अपने औकात में रहकर बोलना और आज के यह दिन कभी मत भूलना, क्योंकि तेरी इस घर में यही औकात है। आज के बाद अगर मुझसे पंगा लिया तो इससे भी बुरा हाल करूँगी, आया समझ में। और रोहिणी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। रोहिणी अपने कमरे में बैठकर नील पेंट लगा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहिणी ने एक दो बार डोरबेल को अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि अनुराधा जी उठकर दरवाजा खोल देगी, लेकिन अनुराधा जी की हालत इतनी बदतर थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। जब कई बार बेल बजती रही तो रोहिणी झुंझलाती हुई दरवाजा खोलने के लिए पहुंची और दरवाजा खोलते हुए बोली, आ रही हूँ। कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है जो जरा देर सब्र नहीं किया जा रहा। इतना कहते हुए रोहिणी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और उसने दरवाज़ा खोलकर उनसे जो सामने देखा, उनकी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे एक पल गिरे तो रोहिणी बिल्कुल बुत बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने उसकी ननद काजल खड़ी थी। अपने पति के साथ काजल का पति एक पुलिस इंस्पेक्टर था, जो कि आज बिना बताए जाने कैसे रोहिणी के घर आतम के। वैसे तो रोहिणी की ननद काजल अधिकतर ही घर पर अकेली आया करती थी और जब भी आती थी तो पहले अपने भैया भाभी को फ़ोन पर एक दिन पहले ही सब बता दिया करती थी कि भैया मैं आ रही हूँ। लेकिन इस बार न तो ही काजल ने फ़ोन पर कुछ बताया और ना ही वो अकेली आई थी, उसके साथ उसका पति भी आया था और वो भी अपनी यूनिफॉर्म में। रोहिणी उस पल कुछ समझ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि चौक में उसकी सास बेहोश पड़ी हुई थी और दरवाजे पर उसकी ननद और उसका पुलिस वाला पति खड़े थे। रोहिणी क्या करे क्या नहीं वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और अचानक ही चीखने चिल्लाने लगी और बोली, दीदी बिल्कुल सही समय पे आई हैं आप। मैं कितनी देर से मदद के लिए चिल्ला रही थी पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा हुआ कि आप आ गई। आई ना दीदी, देखिए देखिए माँ जी को क्या हो गया है। मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई रोहिणी अपनी ननद के आगे नाटक करने लगी। काजल दौड़ते हुए घर के अंदर आए। जैसे उसकी नज़र अपनी माँ पे पड़ी तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी माँ बेसुध सी हालत में चौक पे पड़ी हुई थी, जिसके सिर से खून बह रहा था और साथ ही पूरे शरीर पे भी निशान बने हुए थे। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर काजल बुरी तरह घबरा गई और अपने पति को चिल्ला कर बुलाने लगी। काजल के पीछे पीछे उसका पति नितिन भी दौड़ते हुए पहुंचा और अपनी सास की ऐसी हालत देखकर वो भी घबरा गया। उसने तुरंत ही अपनी सास को उठाया और अपनी गाड़ी में लिटाकर अस्पताल ले पहुंचा। काजल और उसका पति जब अनुराधा जी को गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब रोहिणी भी गाड़ी में बैठने लगी, लेकिन काजल ने गाड़ी का दरवाज़ा रोहिणी के मुंह पे ही बंद कर दिया और अपने पति से कहा, चलिए नितिन जल्दी चलिए, माँ की हालत बहुत ख़राब है। नितिन ने रोहिणी से कहा, भाभी आप आके बैठ जाइए, हम माँ को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। रोहिणी फट से गाड़ी में बैठ गई और वे लोग अस्पताल पहुँचे। रास्ते में जाते वक्त काजल ने अपने भाई मोहन को फ़ोन किया और अस्पताल पहुँचने के लिए उसने कहा। जैसे ही वे लोग अस्पताल पहुँचे तो अनुराधा जी की हालत देखकर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इस औरत को किसी ने बुरी तरह पीटा है, जिसकी वजह से इसकी यह हालत है। पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना हम इसका इलाज नहीं करेंगे। काजल ने कई बार समझाने पर भी जब डॉक्टर इलाज करने नहीं लगे तब नितिन ने अपना ID कार्ड दिखाते हुए कहा, डॉक्टर किसी की जान बचाना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही पुलिस ऑफिसर की, तो मैं खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ
अब आप तुरंत इनका इलाज शुरू कीजिए, वरना अगर इन्हें कुछ हो गया तो आप भी सही सलामत नहीं बचेंगे। डॉक्टर ने नितिन की ID कार्ड देखी तो वो वार्ड बॉय को आवाज़ लगाई और कहा कि इस बुजुर्ग औरत को लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। डॉक्टर ने अपनी अन्य टीम मेंबर्स को भी बुलाया और अनुराधा जी को लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। ऑपरेशन के दौरान काजल की सांस गले में अटकी हुई थी और इधर काजल का भाई मोहन वो भी अस्पताल पहुंच चुका था। तब बस इस इंतजार में थे कि कब डॉक्टर बाहर निकल कर आए। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो डॉक्टर ने नितिन और काजल से कहा कि अभी आपकी माताजी खतरे से बाहर है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर, आप मेरे साथ आइए। और काजल और उसके भाई भाभी वहीं खड़े रहे और नितिन डॉक्टर के साथ गया। इधर काजल का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने भाई की ओर घूरने लगी और बोले, अगर माँ को कुछ हो गया तो तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अपनी बहन का इस तरह से कहना मोहन को समझ नहीं आया और वो बोली, काजल यह तू कैसी बातें कर रही है? हम अस्पताल में है, यहाँ माँ की तबीयत इतनी खराब है और तू है कि फालतू की बातें कर रही है। काजल बोली, फालतू की बातें है तो तुम दोनों को पता है चल ही जाएगा। और यहाँ तेरी पत्नी जो इतनी सीधी बन रही, इसे पूछिए माँ के साथ इसने क्या किया है और माँ की हालत ऐसे कैसे हुई। तब रोहिणी अपने पति की ओर देखकर अनजान बनती हुई बोली, मुझे क्या पता मोहन, मैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि माँ वहाँ पर बेहोश पड़ी थी और तभी तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा जी भी पहुँच गए। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे जाने के बाद वहाँ क्या हुआ था। तभी काजल अपनी भाभी की तरफ घूरती हुई बोली, एक बार माँ को होश में आ जाने दे, फिर सब पता चल जाएगा कि तुझे क्या पता है और क्या नहीं। इतनी ही देर में नितिन भी आ गया। मोहन काजल से कहा कि तू फालतू में कलेश करवाने वाली बातें मत कर रोहिणी, भला माँ के साथ ऐसा क्यों करेगी। तब काजल और मोहन दोनों को शांत कराता हुआ नितिन बोला, अभी तुम लोग बिल्कुल शांत हो जाओ, पहले माँ को होश आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। नितिन ने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन पे कहा कि वह उस जगह का ताला लगा दे जहाँ पर यह सब वारदात हुई है। रोहिणी सब लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। अंदर ही अंदर रोहिणी की सांस अटक रही थी क्योंकि उसने अपनी सास को पीट तो दिया था, पर उसे यह नहीं समझ आया कि अचानक उनकी ननद और नंदोई उनके घर कैसे पहुंच गए। उसने तो सोचा कि उसके साथ होश में आने पे उठ जाएगी। हॉस्पिटल में बैठे हुए सभी लोग अनुराधा जी के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार अनुराधा जी को होश आया। इतनी देर में अनुराधा जी को होश आया था। इतनी देर के लिए नितिन कहीं गया था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन जब तक उन्हें होश आया तब तक नितिन वापस आ चुका था। उनके होश में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी का नाम लेकर पुकारा। नर्स ने वार्ड से बाहर आकर काजल का नाम पुकार कर उसे बुलाया कि आपकी माँ जी आपको बुला रही है। काजल और काजल के साथ साथ अन्य सभी लोग भी उनके साथ अंदर चले गए। अनुराधा जी ने अपनी आंखें खोली और काजल को इशारे से अपने पास बुलाया। अनुराधा जी जैसे ही काजल से कुछ कहने वाली थी वैसे ही उनकी बहू रोहिणी अंदर आई और उसे देखते ही अनुराधा जी अपना आपा खोने लगी। वे डर के मारे काजल के पीछे छिपने लगी, कोशिश करने लगी। अपनी माँ को अपनी भाभी से यूँ डरता हुआ देख काजल बोली, क्या हुआ माँ, अब भाभी को देखकर इतना क्यों डर रही है। अपनी माँ को यूँ डरता हुआ देखकर काजल का शक यकीन में बदल चुका था। वो अपनी माँ को शांत करते हुए उनके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, माँ आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं हूँ ना यहाँ पर, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अब यहीं पर हूँ, आपके पास कोई आपको हाथ लगाकर तो दिखाए, मैं भी उसका हाथ न तोड़ दिया तो मेरा नाम भी काजल नहीं। वो तो उस वक्त में आपसे दूर थी इसलिए आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। नितिन भी अपनी सास का हाथ को पकड़ता हुआ बोला, माँ जी अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं और काजल यहीं हैं, आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप हमें यह बताइए कि आपको इतनी चोट पहुंची कैसे, आपको इतनी बुरी तरह से आखिर किसने मारा। तब अनुराधा जी अपनी बहू की तरफ देखने लगी
उस पर कि उनकी बहू उनकी तिरछी नजरों से देखने लगी। अनुराधा से तभी नितिन रोहिणी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ जी, अगर आप हमें नहीं बता सकती तो अपने बेटे को ही बता दीजिए कि आपकी शादी यह सब कैसे हुआ और किसने किया। आखिर आपको इतनी बुरी तरह से चोट कैसी लगी। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने मुंह से सबको सच्चाई बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब अनुराधा जी ने जैसे ही सब कुछ सच सच बताना शुरू किया, वैसे ही रोहिणी अनुराधा जी पे चिल्लाकर पड़ी, झूठ क्यों बोल रही है बुढ़िया, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। लगता है सर पे चोट लगने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर नितिन बोला, रोहिणी भाभी, अगर आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर हुआ, क्योंकि सच्चाई तो मैं भी पता करवा ही चुका हूँ। मैं तो बस माँ जी के मुँह से सुनना चाहता हूँ, आपने जो इनके साथ किया है ना, उसकी सजा भुगतने के लिए अब तैयार हो जाइए। अपनी सास पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे कुछ नहीं तो उनकी उम्र का ही लिहाज कर लिया होता। मोहन भी वहाँ खड़ा खड़ा सब सुन रहा था कि कैसे उसकी पत्नी ने अपनी सास को इतनी बेरहमी से पीटा, वो भी एक मामूली सा बॉस टूट जाने पर। उसके लिए उसकी सास के जार से कहीं गुना ज़्यादा कीमती वो तोहफा था जो उसके पिता ने उसे दिया, और इस जरा सी बात पर उसने अपनी बीमार सास को पीट पीट कर उनकी हड्डियां तोड़ दी। मोहन ने भी जब यह सब सुना तो उसकी भी आंखें नम हो गई, और रोहिणी तो 3-4 तमाचे जड़ दिए और बोला, कैसी बेगैरत इंसान है तू। मेरी माँ ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा ही तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन तू बेटी बनना तो दूर, तू तो उनकी बहू भी नहीं बन पाई। इंसान नहीं हैवान है, इंसान के रूप में जानवर है। क्या तुझे एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि तू मेरी माँ को इतनी बेरहमी से पीट रही है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? इतनी ही देर में काजल भी वहाँ कहाँ पीछे रहने वाली थी। काजल ने भी मौके पे ही रोहिणी को पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उसे अपनी माँ के वार्ड से बाहर घसीट कर दिया, और नितिन को बोला कि वो पुलिस स्टेशन में किसी को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा दे। नितिन ने पहले ही अपने पुलिस स्टेशन में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और अब तक तो लेडी कांस्टेबल भी आ चुकी थी जो कि रोहिणी को अरेस्ट करके ले गई। रोहिणी उनके सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे पुलिस स्टेशन ले गए। आज भी नितिन और काजल कोर्ट की तारीख में जा रहे हैं। आज तारीख करते करते पूरे 6 महीने हो गए थे, और अब अनुराधा जी अपने छोटे से पोते को अपनी माँ के लिए तड़पता हुआ देख नहीं पा रही थी। नितिन का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया था, तो काजल अपने भाई और भतीजे के साथ ही रहा करती थी। अब अनुराधा जी ने फैसला किया कि वो उसे वापस ले आएगी और अपनी बहू को रिहा करवा देगी। हालांकि काजल और नितिन और यहाँ तक कि मोहन ने भी अपनी माँ को मना किया कि वो अपना केस वापस नहीं ले। आखिर रोहिणी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी सजा उसे नहीं मिलनी ही चाहिए। सभी का एक ही मत था, लेकिन अनुराधा जी के बारे में वो अपने पोते के बारे में सोच रही थी जो अभी बहुत छोटा था, जिसे अपनी माँ के प्यार की ज़रूरत थी। लेकिन यह बात भी सच है, अगर रोहिणी को अभी तक अपनी गलती का एहसास ही ना हुआ तो। लेकिन जब अनुराधा जी रोहिणी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गई तो उन्हें पता चला कि रोहिणी को अपनी गलती का एहसास है और वो अपने किए पे शर्मिंदा भी है। रोहिणी ने अपनी सास के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं जानती हूँ मैं अपने गुस्से में आकर मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, उससे आपकी जान भी जा सकती थी, और इसलिए मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरा यह गुनाह माफ़ करने के काबिल नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इसलिए बिल्कुल आज़ाद नहीं होना चाहती कि मैं खुद को बेगुनाह समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ और मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, पर अपने बच्चियों को देख बिना मैं नहीं रह सकती, इसलिए एक झूठी सच्ची आस पर जी रही हूँ कि शायद मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ और अपने बच्चों से मिल पाऊँ।
वरना पता नहीं एक बार मुझे सजा हो गया तो उसके बाद जैसे बाहर निकलने पर वो मेरा चेहरा देखना भी चाहेगा या नहीं। मैं परिवार के बाकी सदस्यों की नज़रों में इतनी बुरी हूँ कि वे लोग मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते। और सच में अगर बड़े होकर मेरे बेटे को यह बात पता चलेगी तो वह भी मुझसे इतनी ही नफरत करेगा। लेकिन मैं क्या करूँ माँ जी, आप भी एक माँ है ना, और एक माँ का दर्द समझ सकती है। मैं केवल अपने बच्चे के लिए यहाँ से बाहर आने की एक झूठी उम्मीद रखे बैठी हूँ। चाहे जो भी हो, पर मैं जानती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। यह कहती हुई आंखों में आंसू भरकर रोहिणी अपनी सास के कदमों में गिर पड़ी और उनके पैरों में लिपटकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। अनुराधा जी आज अपनी बहू से मिलकर लौटी तो वो बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। आखिरकार उन्होंने फैसला ले ही लिया कि वो अपनी बहू को आज़ाद करा देगी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनकी बहू को सच में अपनी गलती का पछतावा है। और किसी भी इंसान को अपनी गलती का पछतावा हो जाए यह सबसे बड़ी बात है। बस यही सोचकर उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए काजल अपने ही घर में रहती, रोहिणी पर घर में रहते हुए भी परिवार में नहीं रहती। पूरी परिवार में कोई भी उससे बिल्कुल नहीं मतलब रखता और न ही कोई उससे बातें करना भी पसंद करता। और वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश में लगी हुई थी। वो जानते थे कि उसकी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन वो अपनी सास की मदद से सबको एक न एक दिन मना ही लेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।